प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था कंक्रीट के लिए। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्रीप ऑफ कंक्रीट हो गया, कंक्रीट सिंकेज हो गया, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। चल तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो जैसा कि अगर मैं स्टील में बात करूं तो स्टील के लिए आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आप लेते हो कैसे ले लेते हो, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा होगा स्टील के लिए। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा ना, क्लियर। उस बेसिस पे आपने ले लेते हो ई इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका, हाँ जल्दी बताओ, ई इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका। देखो स्टील के लिए तो आप पढ़े होगे ना, तो स्टील का तो बता ही सकते हो। हाँ, कंक्रीट का मैं आपको बताऊंगा कि कंक्रीट का आप कैसे निकालते हो। ठीक है, सपोज आप देखो यहां पे ये कर्व आपका होता है, आपको क्या करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए आपको। ठीक है, आप क्या करो, इस कर्व का स्लोप ले लो। स्लोप ले लो, क्या आ जाएगा, हाँ स्ट्रेस बाई स्ट्रेंथ। तो ये जो स्लोप आपका होता है यही तो आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ये स्लोप क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंक्रीट की, तो कंक्रीट के अंदर हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को निकालना है। तो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की कैसे निकालते हैं, क्लियर। ये आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व अपन ने बनाया है कंक्रीट के लिए, क्लियर। ये कंक्रीट के लिए आपका क्या बना हुआ है, कर्व बना हुआ है। अब मैंने आपको जैसे ही कल बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आपका होता है कंक्रीट के लिए वो नॉन लीनियर होता है, लेकिन हम इनिशियली पॉइंट को क्या मान लेते हैं कि ये हमारा लीनियर है, क्लियर। तो कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी होती है इसको तीन कैटेगरी में बांट दिया है, क्लियर। सबसे पहला जो आपका होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, क्लियर। शॉर्ट में आप इसको बोल दोगे ई आई टी। रिप्रेजेंटेशन आप इसका जो करोगे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस का वो ई आई टी से आप कर दोगे। ठीक है, अब इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपका क्या कहलाता है, तो देखो इस कर्व पे अपन वापस आते हैं। अगर मुझे इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस निकालना है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है, तो सिंपल सा है, जो भी आपका कर्व है उसका आपको स्लोप निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको अपन कैसे निकालते हैं, तो देखो ये आपके कर्व का क्या है, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये आपके कर्व का क्या है, ये आपके कर्व का है ओरिजिन पॉइंट। इस ओरिजिन पॉइंट से आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, ये आपने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया, क्लियर। ओरिजिन पॉइंट से आपको क्या करना, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है एक स्पर्श रेखा खींचनी है, मतलब इस कर्व को टच करते हुए एक लाइन आपको खींचना है। कहां से खींचना है, ओरिजिन से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब ये ओरिजिन आपका हो गया, ओरिजिन से आपने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसका स्लोप ले लेना है। क्या करना है आपको, इसका स्लोप ले लेना है। तो जो भी इसका स्लोप आएगा वो आपका क्या होगा, ई आई टी, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। आया समझ में, कि अगर हमें कंक्रीट का
अगर हमें कंक्रीट का इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है तो इस कर्व पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ओरिजिन से, और उसका आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट कर लेना है। जो स्लोप की वैल्यू आएगी वही आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसको डिफाइन करें अपन, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख क्या सकते हैं, इसको आप लिखोगे सिंपली कि इट इज डिफाइंड एज द स्लोप, it is defined as a slope, क्लियर। स्लोप आपने जो लिया हुआ है किसका लिया हुआ है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन, जो टेंजेंट आपने यहां पे क्या किया है, ड्रॉ किया हुआ है, कहां से, एट द ओरिजिन ऑफ द, एट द origin, at the origin of the stress strain curve, stress strain कर्व, क्लियर। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसका है, आपका कंक्रीट का। तो ये साथ में मेंशन आपको कर देना है, ये कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके ओरिजिन से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है उसका जो स्लोप होगा वो हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस कहलाएगा। क्लियर। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इसको यूज कर रहे हैं डायनामिक लोडिंग को एनालिसिस करने के लिए, तो आप इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस को डायनामिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हो। क्लियर। तो आप बोल सकते हो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, this is also called dynamic modulus of elasticity, dynamic modulus of elasticity, which is used for analysis, which is used for analysis due to dynamic loading, due to dynamic लोडिंग। ठीक है, तो आपको दूसरा नाम भी याद रखना है, इसी को आप डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हो। क्लियर। क्लियर। आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टेस्ट। इसके लिए आप एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टेस्ट कंडक्ट कराते हो, नाम याद रख लो बस। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि ये टेस्ट क्या होता है, कि टेस्ट हम समझें। क्लियर, नाम पता होना चाहिए आपको। क्लियर। तो आप बोल सकते हो इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, इट इज calculated, it is calculated using resonance frequency टेस्ट। क्लियर। आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टेस्ट कंडक्ट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। क्लियर। इसके बाद जो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ना, उसको बोला जाता है टेंजेंट मॉडुलस। तो क्या बोला जाता है, टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है, और इसको आप ई सफिक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब टेंजेंट मॉडुलस आपका क्या होता है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस तो आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस मतलब कर्व के ऊपर ओरिजिन से एक टेंजेंट को ड्रॉ करो और उसका स्लोप आप ले लो, तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस निकल आएगा।
अब टेंजेंट मॉडुलस आपका क्या कहलाएगा? क्लियर? तो आप यहां पे देखो, ये आपका कर्व है। अब इस कर्व पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो, इस कर्व पर आप कहीं पे भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लो। सपोज मैंने बोला कि वो पॉइंट मैंने यहां कंसीडर कर लिया, और इस पॉइंट से होता हुआ आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पॉइंट से होता हुआ क्या करो, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो। मैंने ये क्या किया, इस कर्व के ऊपर कहीं पर भी एक पॉइंट को लिया और उस पॉइंट पर एक कर्व सॉरी टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। याद रखना, वो पॉइंट आपका ओरिजिन पॉइंट नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? ओरिजिन पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब ओरिजिन पॉइंट को छोड़ के आप इस कर्व के कहीं पे भी एक पॉइंट को लो और उस पे एक टेंजेंट को ड्रॉ कर। क्या कर दो? एक टेंजेंट को आप ड्रॉ कर। जैसे ही आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया, क्लियर, आपने क्या किया, एक टेंजेंट को आपने ड्रॉ किया, और टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करो, आप उसका स्लोप ले लो। आप उसका क्या ले लो? आप उसका स्लोप ले लो। तो जैसे ही आपने उसका स्लोप लिया तो आपको क्या मिल जाएगा? टेंजेंट मॉडुलस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टेंजेंट मॉडुलस। तो देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये वाला जो कर्व है ये आपका किसके लिए? टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो रेड वाला अपन ने बनाया हुआ है ये आपका हो गया इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आया आपको समझ में टेंजेंट मॉडुलस आप कैसे निकाल सकते हो? हाँ, टेंजेंट मॉडुलस आप कैसे निकाल सकते हो? तो टेंजेंट मॉडुलस आपका निकलेगा कि आप इस कर्व के ऊपर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका कंक्रीट का बना है, यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट को लो ओरिजिन को छोड़ के, और आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और उस टेंजेंट का आप क्या कर लो, आप उस टेंजेंट का स्लोप ले लो, तो वो आपका टेंजेंट मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट मॉडुलस को अपन कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, it is defined as the slope of tangent slope of tangent drawn at any point, drawn at the any point in the stress strain curve, in the stress strain कर्व। क्लियर? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर कहीं पर भी आपने एक पॉइंट को कंसीडर किया और आपने क्या कर लिया, आपने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया और स्लोप को आपने ले लिया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं तो जो आपका टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकलेगा वो आपका कम निकलेगा एज कंपेयर टू इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसे? तो आप एक कर्व देखो, देखो ये ज्यादा है, ये आपको कम मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, याद रहेगा। क्लियर? आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, अगर वो दूसरा तरीका आपसे पूछ लिया जाए ना तो हो सकता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई टेंजेंट मॉडुलस जो आपका होता है वो आपका रेशियो होता है इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस टू द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन। क्लियर? क्या होता है? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो, it is it is also defined also it is also defined as the ratio of the as the ratio of the क्या बोला था मैंने इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस। क्या बोला था मैंने? इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस to the instant
इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग कुछ गलत लिख दी है क्या? इंस्टेंटेनियस स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी आई थिंक गलत लिख दिया, इसको करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप एक तरीका और है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई जो हमारा क्या होता है, टेंजेंट मॉडुलस होता है, वो रेशियो होता है किस किस के बीच में, इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस और इंस्टेंटेनियस स्ट्रेन के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट मॉडुलस यहाँ पे हो जाता है, या फिर टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारी यहाँ पे हो जाती है। क्लियर? अब इसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका सीकेंट मॉडुलस। क्या आता है आपका? सीकेंट मॉडुलस। सीकेंट, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, सीकेंट मॉडुलस का। हाँ, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है सीकेंट मॉडुलस। हाँ, सीकेंट मॉडुलस का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वापस कर्व पे आते हैं, और वापस से अपन कर्व पे आ चुके हैं। अब कर्व पे आने पे क्या होता है, देखो सीकेंट मॉडुलस आपका क्या होता है। सीकेंट मॉडुलस में एक तो आपको ये ओरिजिन पॉइंट लेना है, और दूसरा आपने जो पॉइंट सिलेक्ट किया है वो पॉइंट लेना है। क्लियर? क्या करना है, ओरिजिन पॉइंट और जो आपने पॉइंट सिलेक्ट किया है वो पॉइंट लेना है, और उन दोनों के बीच में आपको, उन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना, मतलब कनेक्ट कर देना है उन दोनों को। ठीक है, ये कर दिया। तो और इसका क्या करो आप, इसका ले लो फिर स्लोप, इसका क्या करो, इसका ले लो आप स्लोप। ये ले लिया अपन ने स्लोप, इसका यही आएगा। तो ये अपने को क्या देगा, ये अपने को देगा सीकेंट मॉडुलस। क्लियर? ये अपने को क्या देगा, ये अपने को देगा सीकेंट मॉडुलस। ठीक है, तो सीकेंट मॉडुलस आपको समझ में आया कैसे निकालना है भाई। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ओरिजिन पॉइंट है, और जो भी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर पॉइंट को सिलेक्ट किया है, मतलब ये पॉइंट अपन ने लिया है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्ट करने के बाद जो आपका यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई है, इसका आपने स्लोप फाइंड आउट किया, जो आपको क्या देगा यहाँ पे, जो आपको सीकेंट मॉडुलस यहाँ पर देगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तीन टाइप की यहाँ पे मैंने बता दिया, एक तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस हो गया, दूसरा आपका टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, तीसरा आपका सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं सीकेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, मैंने क्या बोला, it is defined as the slope of a line, it is defined, it is defined as a, defined as the slope of, slope of a line। क्लियर? एक लाइन का आप स्लोप यहां पे बोल रहे हो, लाइन क्या है आपकी, विच कनेक्ट, विच कनेक्ट, विच कनेक्ट any fusion point
जो भी पॉइंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, क्लियर। ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टू द, किसके साथ कनेक्ट किया है और आपने ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया है, टू द ओरिजिन, टू द ओरिजिन। क्लियर। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर किसी भी पॉइंट पर जो टोटल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेन का आपका रेशियो बनेगा वो आपका सीकेंट मॉडुलस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो आपका सीकेंट मॉडुलस कहलाएगा। तो आप इस टाइप से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, लिख देता हूं मैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो, इट इज ऑल्सो defined as a ratio, it is also defined as a ratio of total stress of total stress to the total stress to the total strain to the total strain, clear, total strain at any point in, at any point in the, कहां पे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर किसी भी पॉइंट पर जो टोटल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेन का आपका क्या होगा, जो टोटल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेन का रेशियो होगा वो आपका सीकेंट मॉडुलस कहलाएगा। तो आप यहाँ पे इस टाइप से लिख दो कि भाई हमारा जो सीकेंट मॉडुलस है उसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि ये हमारा टोटल स्ट्रेस, ये हमारा क्या है, ये हमारा टोटल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेन का रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीकेंट मॉडुलस यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आपको याद रखना है कि एच पर आई एस, क्लियर। अगला पॉइंट आपको याद क्या रखना है, देखो एज पर आई एस कोड, कौन सा आई एस कोड? 1343, 456 2000 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 1343 की। सीकेंट मॉडुलस जो आपका है वो कितना होगा? तो सीकेंट मॉडुलस इज कैलकुलेटेड, सीकेंट मॉडुलस इज कैलकुलेटेड एट, कहां पे कैलकुलेट अपन करते हैं इसको? अपन कैलकुलेट करते हैं 1/3 ऑफ एफसीके। 1/3 ऑफ एफसीके का मतलब क्या हो गया? सच दैट 0.33 एफसीके। ठीक है, ये चीज याद रखना है, ये आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। ये क्या पूछी जाती है? ये डायरेक्ट आपकी पूछी जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि अपन ने जो सीकेंट मॉडुलस निकाला है ना, यही निकाला ना यहाँ पे, तो सीकेंट मॉडुलस की जो कैलकुलेशन आपने की है ना, वो आप कहां पे करते हो? वो आप करते हो 1/3 ऑफ एफसीके। एफसीके मतलब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आपकी होगी कंक्रीट के अंदर। तो सीकेंट मॉडुलस आप कहां पे निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो यहां पे 1/3 ऑफ एफसीके। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब ये तो अपनी बात हो गई है एच पर आईएस कोड 1343, सीकेंट मॉडुलस इज कैलकुलेटेड एज 1/3 एफसीके, क्लियर। लेकिन अगर हम एज पर आईएस 456 2000 बोलते हैं
तो जो सेकेंड मॉडुलस आपका होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की टर्म्स में बात करेंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोलूंगा मैं, एज पर IS 456 एज पर IS कोड 456 2000 secant modulus is given in the terms of secant modulus is given is given in the terms of in the terms of किस टर्म्स में, terms of characteristic compressive strength of concrete. Compressive strength of कंक्रीट। ठीक है, तो क्या बोला गया है, तो एज पर IS कोड हमने सेकेंड मॉडुलस को एज पर किस टर्म्स में, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की टर्म्स में बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहां पे आ जाता है क्या, देखो, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो IS 456 2000 के अकॉर्डिंग सेकेंड मॉडुलस को मैंने पहला कौन सा टर्म दिया, शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपका होता है वो होता है EC इक्वल्स टू 5000 अंडर रूट FCK। क्या होता है, 5000 अंडर रूट FCK न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि जो स्टैटिक शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका जो क्या बोलते हैं, क्रीप हो गया, श्रिंकेज हो गया, मतलब जो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोल दोगे, एवब फॉर्मूला नॉट इनकॉर्पोरेट, क्या बोलोगे, एवब फॉर्मूला नॉट incorporating effect of creep and shrinkage। क्लियर, क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं करता है शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर, लेकिन अपने को क्रीप और श्रिंकेज टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, तो IS कोड ने आपको एक और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे दी हुई है, या फिर यूं बोलूं कि सेकेंड मॉडुलस को एक टर्म में और इन्होंने दिया हुआ है, कौन सा है, लॉन्ग टर्म स्टैटिक लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है, देखो, ECR इक्वल्स टू EC डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा।
ठीक है। अगर मैं इसके अंदर, हमें पता है चूंकि कि जो ईसी हमारा होता है वो होता है 5000 अंडर रूट एफ सी के, तो हम ईसीआर को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5000 अंडर रूट एफ सी के डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा। ये हमारा होता है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना को भी कंसीडर करता है या इनकॉर्पोरेट करता है। क्लियर। एफसीके से आप यहाँ पे जानते हो कि एफसीके आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। यहाँ पे थीटा क्या है, ठीक है, तो थीटा आपका यहाँ पे होता है क्रीप कॉफिशिएंट, तो वेयर एज थीटा इक्वल्स टू क्रीप कॉफिशिएंट। थीटा आपका क्या होता है, थीटा आपका क्रीप कॉफिशिएंट होता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सेकेंड मॉडुलस है उसको हमने किस टर्म में बताया है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टर्म में बताया है। क्लियर। और पहली जो टर्म्स है वो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी है, जो क्या होता है इसी इक्वल टू 5000 अंडर रूट एफ सी की आपका होता है। क्लियर। लेकिन याद रखना है कि शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आपका होता है वो क्या नहीं करता है, वो इनकॉर्पोरेट नहीं करता है इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज का। क्यों, क्योंकि क्रीप और श्रिंकेज जो हमारा होता है वो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। तो फिर आईएस 456 ने सेकंड टर्म्स जो दी हुई है वो दी है लॉन्ग टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। ये क्या कहलाता है, ईसीआर इक्वल्स टू ईसी अपॉन 1 प्लस थीटा। ठीक है, आई बात समझ में। अब एक क्रीप कॉफिशिएंट क्या होता है, तो क्रीप कॉफिशिएंट को समझने के लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना है क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। क्लियर, क्या पढ़ना है, क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे है क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। तो आपको पता है क्रीप जो आपका होता है वो आपका टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है स्ट्रेन का। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि जैसे आपने नया घर बनाया और हॉल में आपने फैन को लटका दिया। अब जो फैन को लटकाया तो ये फैन की रॉड हो गई, नीचे आपका क्या होगा, फैन होगा। अब इस रॉड के ऊपर उस फैन की एक सस्टेन लोडिंग आ रही है। सस्टेन लोडिंग आने की वजह से, सस्टेन लोडिंग या फिर कांस्टेंट लोडिंग आने की वजह से आप देखते हो कि इनिशियली फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये रॉड का कुछ और लेंथ था और एक साल बाद जब आपने देखा तो ये लेंथ में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट मिला, मतलब लेंथ इसकी क्या हो गई, बढ़ गई है। क्लियर। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये क्रीप की वजह से हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि जब हम कपड़े टांगने के लिए छत पर रस्सी बांधते हैं तो दोनों एंड को बहुत टाइट बांधते हैं। क्लियर। अब कॉन्स्टेंटली आप उसके ऊपर कपड़ों को सुखा रहे हो, सुखाते जा रहे हो, फिर आप देखते हो टाइम बाद कि वो रस्सी आपकी इस टाइप से झूल जाती है, मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाती है। क्लियर। ये भी आपका किसकी वजह से हो रहा है, क्रीप की वजह से हो रहा है। क्लियर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज क्रीप, क्रीप आपका क्या कहलाता है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है और ये किसकी वजह से आता है, ये अकर्स होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस डेड लोडिंग। डेड लोडिंग मतलब खुद के सेल्फ वेट की वजह से आपका हो रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअस डेड लोडिंग जो आपकी आ रही है स्ट्रक्चर के ऊपर या मेंबर के ऊपर, तो उसकी वजह से आपका जो डिफॉर्मेशन इसके अंदर आ रहा है। क्लियर। या फिर आप यूं बोल सकते हो कि टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन। क्लियर। वो आपका क्या कहलाता है, क्रीप आपका कहलाता है। क्लियर। सॉम में आपने और डिटेल में इसको पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, creep can be defined as the elastic and long term deformation of concrete under a continuous load। यही मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको ये चीज। ठीक है, क्रीप आपका क्या होता है, क्रीप आपका होता है इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन आपका होता है कंक्रीट के अंदर। इसकी वजह से, इसकी वजह से, अरे कंटिन्यूअस लोड की वजह से। ठीक है,
Generally, a long-term pressure change the shape of concrete structure and the deformation occurs along the direction of the applied load. जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा. When the continuous load is removed, the strain is decreased immediately. strain आपका immediate decrease होगा. The amount of decrease strain is equal to elastic strain. जो भी amount of strain आपका decrease हो रहा है वो elastic strain के बराबर होगा at a given age. This quick recovery is then followed by the continuous decrease in strain known as creep recovery. Creep recovery that is a part of total creep strain suffered by the concrete. मैं बताता हूं आपको, ये लास्ट वाली जो लाइन मैंने पढ़ के बताई है ना वो आपको समझ में नहीं आई है समझ में. ऊपर वाली चीज आपको समझ में आना चाहिए जो अंडरलाइन मैंने की है कि क्रीप आपका कहलाता क्या है, इलास्टिक और लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन होता है कंक्रीट के अंदर कंटिन्यूअस लोड जब उसके ऊपर आता है. और ये जो नीचे की लाइन है उसको अपन और डिटेल में यहां पर समझते हैं. ठीक है, अब यहां पे समझना, एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि घर के अंदर आप एक नया सोफा खरीद के लेके आए. क्लियर, घर के अंदर क्या आए, एक सोफा खरीद के लाए. सोफे का साइज बना ले अपन. ठीक है, ये है आपका सोफा. ठीक है, ठीक है, एक सोफा खरीद के लाए और ये सोफा आपका यहाँ पे रखा हुआ है. रखा. अब क्या हुआ, सोफा नया आया और नया सोफा आता है तो क्या होता है, सब बैठ बैठ के देखते हैं. आप आए, आपने बैठ के देखा, अरे बहुत कंफर्टेबल है, और आप तुरंत से उठ के खड़े हो गए. बैठे थोड़ी देर और उठ के आप खड़े हो गए. क्लियर. अब जब आप उसके ऊपर बैठे तो उसके ऊपर जब बैठोगे आप तो उसके ऊपर क्या लगेगा, ये लोड लगेगा. ठीक है, आप जो बैठे तो आपका लोड आएगा उसके ऊपर. हाँ, आएगा उसके ऊपर लोड. तो अगर मैं बोलूं कि जिस टाइम आप बैठे, जिस टाइम आप बैठे हो उस टाइम, टाइम क्या था, उस टाइम होगा टाइम जीरो. जीरो टाइम पर आप बैठे. क्लियर. अब कुछ देर बैठने के बाद आप क्या हो गए, सडन खड़े हो गए. क्या हो गए, आप सडन खड़े हो गए. तो जैसे ही आप सडन खड़े हुए आपने एक चीज नोटिस की. ठीक है, पहले बैठने की कंडीशन बता देता हूं फिर खड़े होने की कंडीशन बता देता हूं. जैसे ही आप बैठे, जैसे ही आप बैठे बैठे तो इसके ऊपर लोड आया. लोड आया तो आप यहां पे देखना, लोड आया, लोड आया. जैसे ही लोड आया, लोड आया तो ये कंप्रेस होगा, ये आपका कंप्रेस यहां पे होगा. क्लियर. लोड आया तो क्या हुआ, कंप्रेस हुआ. अब आप कुछ देर यहां पे बैठे रहे ना. क्लियर. अगर आप बैठे रहोगे कुछ देर यहाँ पे कुछ देर आप अगर बैठे रहोगे तो इसके ऊपर ये लोडिंग तो आ ही रही होगी, आ रही होगी ना ये लोडिंग. ठीक है, और यहाँ पे इस कंडीशन पे अगर मैं बोलूं कि टाइम हमारा क्या होगा, तो टाइम तो हमारा जो होगा वो जीरो से ज्यादा होगा और इंफिनिटी से कम हो जाएगा. हो जाएगा ना, इंफिनिटी से कम हो जाएगा. क्लियर. तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आपका सोफा है, ये जो सोफा आपके बैठने से क्या हुआ, दब गया, यहाँ पे कंप्रेस जो हुआ, ये आपका कहलाता है, ये आपका कहलाता है इलास्टिक स्ट्रेन. ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है इलास्टिक स्ट्रेन. ये आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक स्ट्रेन. ठीक है, तो यही लाइन तो लिखी थी वो, देखो यहाँ पे. अब देखो, shape of concrete structure and the deformation occurs along the direction of the applied load when the continuous load is removed. जैसे ही आप रिमूव करोगे स्ट्रेन आपका डिक्रीज होता है इमीडिएटली, और द अमाउंट ऑफ द डिक्रीज स्ट्रेन इज इक्वल टू इलास्टिक स्ट्रेन. तो मैंने यही तो बोला कि आपका इनिशियली जो यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन आपका आया है, एक किसके बराबर आया है, इलास्टिक स्ट्रेन के बराबर आया. क्लियर. अब अगर मैं बोलूं, अब अगर मैं बोलूं ये आपका क्या हो गया, आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे बैठे हुए थे, ये हो गया. क्लियर. अब अगर मैं बोलूं कि आप एक साल तक उसके ऊपर बैठे रहो. क्लियर. अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप बैठे, इमीडिएट बैठे, इमीडिएट जैसे ही मैं बैठा वैसे ही जो कंप्रेशन हुआ, वैसे ही जो वो कंप्रेस हुआ, वो आपका इलास्टिक स्ट्रेन कहलाता है. लेकिन अब आप कंटिन्यूअसली एक साल तक क्या हुए, उसके ऊपर बैठे रहे.
कंटिन्यूअसली क्या हुआ, कंटिन्यूअसली आप उसके ऊपर 1 साल तक बैठे रहोगे, तो कंटिन्यूअसली अगर आप 1 साल तक बैठे रहोगे तो आप एक चीज और नोटिस करोगे कि उसका जो साइज है, उसका जो साइज है वो और कंप्रेस होता जाएगा। क्यों, कंटिन्यूअसली आप उसके ऊपर बैठे हुए हो, आप उठे तो हो ही नहीं। क्लियर। तो इस सिचुएशन में आपका जो टाइम रहेगा वो 0 से तो ज्यादा है लेकिन इन्फिनिटी से आपका कम है, कम है। क्लियर। और जो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, जो यहाँ पे ये आपका डिफॉर्मेशन आया है, ये आपका क्या कहलाएगा फिर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने टाइम की बात कर ली है, तो इसको मैं बोलूंगा क्रीप स्ट्रेन। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं क्रीप स्ट्रेन बोलूंगा, क्योंकि आप एक लॉन्ग टाइम तक उसके ऊपर कंटिन्यूअसली क्या हो, बैठे हुए हो, कंटिन्यूअसली क्या हो, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। ठीक है, आई बात समझ में, ये बैठे हुए थे, यहाँ पे बैठे हुए थे। अब आपने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, आपने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया और आप सीधे सीधे क्या हो गए, उठ गए। जैसे ही सडन आप उठे, जैसे ही सडन आप उठे, आपने एक चीज नोटिस की, जिस सोफे के ऊपर आप बैठे हुए थे, जिस सोफे के ऊपर आप बैठे हुए थे, वो सोफा हल्का सा ऊपर ऐसा राइज करेगा, मतलब रिकवर होगा। वो क्या होगा, वो सोफा आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सोफा आपका रिकवर कर रहा है। कितना रिकवर किया, सपोज उसने इतना रिकवर किया, कितना किया, सपोज उसने इतना रिकवर कर लिया, अपने आप को रिकवर कर लिया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा इलास्टिक रिकवरी। तुरंत से जो रिकवरी हुई, क्या हुई, तुरंत से जो रिकवरी हुई वो आपकी कहलाएगी इलास्टिक रिकवरी। क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी इलास्टिक इलास्टिक रिकवरी। ये आपकी क्या हुई, ये आपकी इलास्टिक रिकवरी हुई। अब अगर मैं बोलूं कि आप बहुत टाइम तक अब उसके ऊपर बैठे नहीं हो, मतलब 7-8 महीने हो गए और आप उसके ऊपर बैठे ही नहीं हो। अब बैठे ही नहीं हो अगर आप उसके ऊपर, तो बैठे नहीं हो तो यह और ज्यादा रिकवर करेगा, आगे चल के और रिकवर करेगा ना। हाँ, जो भी कंप्रेस हुआ होगा उसके अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलती जाएगी, तो और रिकवर आपका हो जाएगा। क्लियर, ये क्या होगा, और रिकवर आपका होता जाएगा। क्लियर, क्या होगा, और रिकवर आपका होता जाएगा। ठीक है, अब कितना रिकवर हुआ, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अपना ये आता है कि भाई ये रिकवर कितना हुआ, रिकवर कितना हुआ, तो आप देखो ये रिकवर हुआ, इसके बाद कितना, ये रिकवर हुआ, ये हुआ। तो क्यों, क्योंकि आप एक लॉन्ग टाइम तक इसके ऊपर बैठे नहीं हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा क्रीप रिकवरी। क्या कहलाएगा, क्रीप रिकवरी। क्लियर, ये क्या कहलाएगा, ये आपका क्रीप रिकवरी कहलाएगा। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये कंप्लीट रिकवरी की अगर मैं बात करूं, ये टोटल रिकवरी आपकी हो जाएगी। ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा आपका टोटल रिकवरी को। क्लियर, ये आपका इलास्टिक रिकवरी या फिर आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस रिकवरी और क्रीप रिकवरी, टोटल को मिला के आपका क्या बन जाएगा, टोटल रिकवरी। ये क्या होगी आपकी टोटल रिकवरी। क्लियर, लेकिन एक चीज याद रखना, इनिशियली आपका साइज ये था ना, और रिकवर होने के बाद यहां तक आपको मिला है। क्लियर, तो ये जो बचा हुआ स्ट्रेन यहाँ पे होगा, डिफॉर्मेशन जो भी है, ये जो बचा हुआ आपका डिफॉर्मेशन है, ये कहलाता है आपका क्या, रेसिडुअल स्ट्रेन। क्या कहलाएगा, रेसिडुअल स्ट्रेन। क्लियर, क्योंकि इतना स्ट्रेन आपका रिकवर ही नहीं हो पाया है, इतना स्ट्रेन क्या नहीं हो पाया है, आपका रिकवर नहीं हो पाया है। तो आई बात समझ में,
जो क्रीप की मैं बात कर रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझना ध्यान से। मैं एक नया सोफा लेके आता हूं और मैं उसके ऊपर जाके सडन बैठ किया टाइम 0 पर। जैसे ही मैं बैठा तो जो यहाँ पे स्ट्रेन आया, जो डिफॉर्मेशन आया, उसको मैंने बोला इलास्टिक स्ट्रेन। क्लियर। अब मैं एक लॉन्ग टाइम तक उस सोफे के ऊपर बैठा रहता हूं और बैठे रहने की वजह से उसके अंदर और स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन आएगा तो उसको मैंने बोला क्रीप स्ट्रेन। अब 1 साल के बाद मैं सडन उसके ऊपर से उठ गया। सडन उठा मतलब उस टाइम पे 0 टाइम। सडन उठा मतलब कि तुरंत से ही वो आपका रिकवर हुआ। कितना रिकवर हुआ? इतना रिकवर हुआ, तो इसको मैंने बोला इलास्टिक रिकवरी। अब मैं उसके ऊपर 1 साल तक बैठता ही नहीं, नहीं बैठा हूं तो वो और रिकवर करेगा, और रिकवर किया तो उसको मैंने बोला क्रीप रिकवरी। लेकिन इसने कंप्लीट रिकवरी नहीं की, कंप्लीट रिकवरी नहीं की मतलब कितना स्ट्रेन बच गया है? जो स्ट्रेन बच गया है उसको मैंने बोला रेसिडुअल स्ट्रेन। उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला रेसिडुअल स्ट्रेन। जो बात अभी अपन ने इस सोफे के माध्यम से समझी है, उसको अगर मैं कर्व के माध्यम से समझूं तो ये आपका कर्व है स्ट्रेन वर्सेस टाइम। जो स्ट्रेन आपका है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देखो इनिशियल 0, फिर टाइम बढ़ता गया, टाइम यहां पे भी बढ़ता गया, रिकवरी होती गई। तो सेम चीज यहां पे समझना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले ये हो रहा है कि हम इनिशियल 0 टाइमिंग पर बैठे उसके ऊपर, तो स्ट्रेन क्या हुआ? बढ़ा। स्ट्रेन बढ़ा, कितना बढ़ा? इतना बढ़ा। देखो ये ब्लू कलर की लाइन जो आप देख रहे हो, इसको आपने बोला इलास्टिक शॉर्टनिंग। क्लियर। इसको क्या बोला आपने? इलास्टिक शॉर्टनिंग, या फिर इसी को बोलते हो आप इलास्टिक स्ट्रेन। इसी को क्या बोलते हो? यहाँ पे अलग से अपन मार्क कर देते हैं कि ये जो स्ट्रेन आपका यहाँ पे आया हुआ है, जो स्ट्रेन आया हुआ है, इसको आप इंस्टेंटेनियस या फिर इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हो। क्या बोलते हो? इलास्टिक स्ट्रेन बोलते हो। फिर मैंने क्या बोला था? फिर मैंने ये बोला था कि भाई फिर मैं 1 साल तक उसके ऊपर बैठा रहा। क्या हुआ? 1 साल तक मैं उसके ऊपर बैठा रहा, और जैसे ही मैं 1 साल तक बैठा रहा तो अब आप देखो स्ट्रेन आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको आपने बोला है क्रीप स्ट्रेन। इसको क्या बोला है आपने? ये आपका क्या है? ये आपका है क्रीप स्ट्रेन। क्लियर। ये आपका क्या है? क्रीप स्ट्रेन है। फिर आप यहाँ पे देखो, जैसे ही हमारा टाइम, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये देखो लोडेड बाई कांस्टेंट स्ट्रेस, यहाँ तक पूरा कांस्टेंट स्ट्रेस से आपका लोडेड है। और यहाँ पे अनलोड, अनलोड मतलब कि जैसे ही मैं इसके ऊपर से उठा उठा तो ये देखो स्ट्रेन आपका डाउन हो गया। डाउन हो गया मतलब दैट इज द इलास्टिक रिकवरी। ये आपका क्या हो गया? इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी आपकी कहां तक होगी? ये आपकी इलास्टिक रिकवरी, ये आपकी यहां तक इलास्टिक रिकवरी, ठीक है। इसके बाद फिर मैं बहुत टाइम तक इसके ऊपर बैठा नहीं हूं, बैठा नहीं हूं तो आगे की जो रिकवरी होगी वो होगी क्रीप रिकवरी। और ये जो पिंक कलर से टोटल मार्किंग है, टोटल है आपका इलास्टिक एंड क्रीप रिकवरी। तो आप इसको बोल सकते हो टोटल रिकवरी। इसको क्या बोल सकते हो आप? इसको आप बोल सकते हो टोटल रिकवरी। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप टोटल रिकवरी बोलोगे। ये आपकी रिकवरी हो गई है, और नीचे आपका जो बचा होगा वो क्या बचा होगा? रेसिडुअल क्रीप या रेसिडुअल स्ट्रेन। ये आपका क्या बचा हुआ है? आपका रेसिडुअल स्ट्रेन आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो क्रीप आया समझ में? ये जो अपन ने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये आपको समझाने के लिए, जिससे आपको इजीली एक कर्व समझ में आ जाए। तो आई बात समझ में आपको? यहाँ पे जल्दी से बताओ। श्रिंकेज इसमें मार्क किया हुआ है, अभी अपन आगे समझेंगे श्रिंकेज को।
जल्दी बताओ। आप क्रीप को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, अलग से आप लिख लेना वो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है, तो ये कर्व क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, हो गया क्लियर। तो अपन ने क्या पढ़ा था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में एक टर्म पढ़ी थी, क्रीप कॉफिशिएंट। तो जैसे ही आपको ये समझ में आ गया है, क्रीप समझ में आया, तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्रीप कॉफिशिएंट, और क्रीप कॉफिशिएंट जो आपका होता है, उस क्रीप कॉफिशिएंट को आप बोलते हो क्या, थीटा। थीटा बोलते हो। थीटा आपका क्या कहलाता है, थीटा आपका कहलाता है द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ टू द इलास्टिक स्ट्रेंथ। जो आपका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन होता है, और जो आपका क्या होता है, इलास्टिक स्ट्रेन होता है। अब आप कर्व में देख लो, ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन है और ये अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन है। इन दोनों के रेशियो को आप क्रीप कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हो, क्रीप कॉफिशिएंट बोलते हो। क्लियर। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि भाई जो क्रीप कॉफिशिएंट हमारा होता है वो क्या होता है, थीटा। तो अल्टीमेट अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और इलास्टिक स्ट्रेंथ जो हमारा होगा, या इंस्टेंटेनियस स्ट्रेंथ हमारा जो होगा, उसको हम इससे डिनोट कर देंगे। तो ये आपका क्रीप कॉफिशिएंट यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो क्रीप कॉफिशिएंट जो आपका होता है, तो एज पर आईएस कोड अगर अपन देखें तो यहाँ पे ऐसा मेंशन कर देना, एज पर आईएस कोड। ठीक है, आपको एक टेबल दी गई है, एज ऑफ लोडिंग। क्लियर, एज ऑफ लोडिंग, या फिर आप बोल सकते हो एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग। क्लियर। और यहाँ पे अपन ने क्रीप कॉफिशिएंट लिया हुआ है, और क्रीप कॉफिशिएंट अगर 28 डेज लोडिंग का हो चुका है तो क्रीप कॉफिशिएंट आपका 1.6 होगा, और 1 ईयर एज ऑफ लोडिंग आपका है तो क्रीप कॉफिशिएंट आपका कितना होगा, 1.1 होगा। क्लियर, आई बात समझ में। हाँ, 7 डेज में 2.2, 28 डेज में 1.6, 1 ईयर में 1.1। ठीक है, अब एक चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर हम अर्ली एज में, इफ लोडिंग इज अप्लाइड एट अर्ली एज ऑफ कॉन्क्रीट, क्लियर, कॉन्क्रीट की अर्ली एज में अगर हम लोडिंग अप्लाई कर देते हैं, तो जो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन आपका होता है वो आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन आपका क्या होगा, वो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इफ लोडिंग इज अप्लाइड एट अर्ली एज, यहाँ पे नोट लिख रहा हूं ये, if loading is applied, if loading is applied at early age, clear, at early age of the concrete, then ultimate creep strength, then ultimate क्रीप स्ट्रेंथ क्या होगा, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ आपका विल बी मोर, विल बी मोर, ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखना क्रीप कोएफिशिएंट। नेक्स्ट अपन आते हैं इफेक्ट्स ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्रीप ऑफ कंक्रीट की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे, क्या क्या हो सकता है।
ठीक है, वो पॉइंट अपने को डिस्कस करना है। तो देखो पहला लिखा है, इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम creep will increase deflection over time and it may be an essential consideration in the design। मतलब डिफ्लेक्शन टाइम के साथ साथ बीम के अंदर डिफ्लेक्शन को बढ़ा देगा, क्लियर, इसलिए आपको क्रीप को डिजाइन में कंसीडर करना है। नेक्स्ट है, इन द इसेंट्रिकली फिल्ड कॉलम क्रीप इंक्रीज द डिफ्लेक्शन एंड में बकल। अगर इसेंट्रिकली फिल्ड कॉलम है आपका, इसेंट्रिक लोडिंग कंडीशन आपकी वहां पे बन रही है, तो क्रीप डिफ्लेक्शन को वहां पे इंक्रीज कर देगी और कॉलम आपका बकल हो जाएगा। In the case of statically indeterminate structure, the column and beam junction creep can relieve stress concentration induced by stress, temperature changes or movement of support। कहने का मतलब क्या है, इन द केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जो आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, कॉलम बीम का जो जंक्शन आपका होता है, क्रीप कैन रिलीव स्ट्रेसेस, क्रीप जो आपका होता है वो स्ट्रेसेस को रिलीव करता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, क्लियर। तो उससे क्या होगा, जैसे स्ट्रेस, टेम्परेचर चेंजेस और मूवमेंट ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है, ये भी इफेक्ट आपका पड़ने वाला है। The creep property of concrete can be useful in all concrete construction to reduce internal stresses account of non-uniform load और restraint shrinkage। अगर नॉन यूनिफॉर्म लोडिंग आ रही है तो क्रीप की जो कंक्रीट प्रॉपर्टी होती है वो यूजफुल भी होती है। एक ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ये 4th नंबर वाला आपको ये बता रहा है कि भाई क्रीप अच्छा है कंक्रीट के लिए। क्या बता रहा है? क्रीप अच्छा है कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट, इन मेसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर जैसे कि डैम हो गया, क्रीप्स आर डेंजरस एंड शुड कॉज क्रैक्स विद इन द इंटीरियर ऑफ द डैम। डैम के इंटीरियर में क्रैक्स भी आ सकते हैं इसकी वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंशियल कंक्रीट कंडीशन और द इंटीरियर सरफेस। ठीक है, तो भाई मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए जो क्रीप का इफेक्ट है ना वो थोड़ा सा डेंजरस है। Subsequently, careful steps should be taken so that the rise in temperature does not occurs within the interior of the massive solid structure। क्लियर? तो केयरफुल स्टेप्स आपको यहाँ पे लेना है। टेम्परेचर आप राइज, अगर होता राइज इन टेम्परेचर डज नॉट अकर्स, क्लियर, विद इन द इंटीरियर ऑफ मैसिव सॉलिड स्ट्रक्चर, मतलब टेम्परेचर आपका ज्यादा राइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इज ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट इन द प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगर आप प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर आप बना रहे हो तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग आपको देखने को मिलेगा क्रीप ऑफ कंक्रीट की वजह से। In reinforced concrete, it helps to move the stick for reinforcement, thereby reduce the possibility of failure due to stress concentration। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से जो पॉसिबिलिटी बनती है आपकी फेल्यूर की, उस चीज को रिड्यूस करता है आपका ये क्या बोलते हैं अपना क्रीप। ठीक है, तो ये इफेक्ट हो गए हैं हमारे क्रीप के जो कंक्रीट के ऊपर आने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंस, factors affecting creep of concrete। creep of concrete को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि creep increases when ठीक है, पहली कंडीशन है सीमेंट कंटेंट इज हाई। अगर सीमेंट कंटेंट हाई हुआ तो सीमेंट कंटेंट हाई, ठीक है, सीमेंट कंटेंट क्या हुआ आपका हाई हुआ। नेक्स्ट सेकंड अगर अपन बात करें तो वाटर सीमेंट रेशियो इज हाई, वाटर सीमेंट रेशियो एज हाई, ठीक है। थर्ड कौन सा फैक्टर आपका यहां पे आएगा? एग्रीगेट कंटेंट इज लो, एग्रीगेट कंटेंट इज लो। अगर एग्रीगेट कंटेंट आपका लो है तब, ठीक है। फोर्थ अगर मैं बात करूं एयर इंट्रेंटमेंट इज हाई, ये एडमिक्सचर आपका होता है, एयर
क्लियर, ये क्या है, एडमिक्सचर आपका है। ठीक है, फिफ्थ अगर मैं आपसे बात करूं तो और क्या हो सकता है आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी भी आपको याद रखना है कि अगर ह्यूमिडिटी आपकी लो होगी तब भी आपका जो क्रीप है वो आपका बढ़ने वाला है। याद रखना इन फैक्टर्स का इफेक्ट जो है वो क्रीप को इंक्रीज करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर अगर आपका हाई है तो भी आपका ये होने वाला है, टेम्परेचर एज हाई, टेम्परेचर अगर आपका हाई रहेगा तो। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप बोल सकते हो साइज या फिर थिकनेस। साइज या फिर थिकनेस दोनों ही कंसीडर कर रहा हूं, किसकी, मेंबर की, ऑफ मेंबर एज स्मॉल। अगर साइज और थिकनेस आपके मेंबर की जो है वो कम है तो भी आपका क्रीप बढ़ेगा। क्लियर, लोडिंग अकर्स एट अर्ली एज, लोडिंग अकर्स एट अर्ली एज, अगर अर्ली एज में लोडिंग आपकी आ रही है तब भी आपका क्रीप क्या होने वाला है, तब भी आपका क्रीप बढ़ेगा। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट आप बोल सकते हो लोडिंग, लोडिंग सस्टेन्ड, लोडिंग सस्टेन्ड एट लॉन्ग पीरियड, अगर एक लंबे समय के लिए आपकी लोडिंग जो है वो कंटिन्यूअसली आ रही है तब भी आपका क्रीप जो है वो इंक्रीज करेगा, तब भी आपका क्रीप क्या करेगा, आपका क्रीप यहां पर इंक्रीज करेगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये वो फैक्टर हैं जो क्रीप को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट कॉज क्रीप इन कंक्रीट, वो क्या कारण है जिसकी वजह से जो क्रीप आपका है वो यहां पर आता है। क्लियर, तो सबसे पहला यहां पे आता है कि जो एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है उसका जो कंक्रीट के अंदर आपका इंटरनल मूवमेंट होता है, क्या होता है, इंटरनल मूवमेंट होता है। तो पहला कारण क्या हो गया, इंटरनल मूवमेंट ऑफ, इंटरनल मूवमेंट ऑफ, मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर, इंटरनल मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड वाटर। क्लियर, एब्जॉर्ब्ड वाटर का कंक्रीट के अंदर जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है, अंदर ही अंदर जो पानी बह रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपका आ सकता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि भाई इसमें जो फ्लो है वो आपका कैसा फ्लो हो रहा है, वो आपका विस्कस फ्लो हो रहा है, वो आपका कैसा हो रहा है, वो आपका विस्कस फ्लो हो रहा है। क्लियर, या फिर आप बोल सकते हो स्लाइडिंग हो रही है जेल पार्टिकल्स के बीच में। क्लियर, और स्लाइडिंग बिटवीन, और स्लाइडिंग, और क्या हो रहा है आपका, स्लाइडिंग बिटवीन जेल पार्टिकल, जेल पार्टिकल्स के बीच में आपका क्या हो रहा है, स्लाइडिंग आपका हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कंक्रीट के अंदर मॉइस्चर लॉसेस आपको देखने को मिलेगा, अगर मॉइस्चर का लॉस हो रहा है, अब देखो मॉइस्चर का लॉस किस पे होगा, अगर टेम्परेचर आपका हाई रहेगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो मॉइस्चर लॉस होगा, और मॉइस्चर लॉस होगा तो क्रीप आपके कंक्रीट के अंदर आएगी। क्लियर, नेक्स्ट आपका रहेगा ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ माइक्रो क्रैक्स, ग्रोथ ऑफ माइक्रो क्रैक्स। क्लियर, अब माइक्रो क्रैक्स की अगर ग्रोथ होगी तो कंक्रीट आपके वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो फिर क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट होगा तो भी आपका क्रीप आएगा। ठीक है, अब हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं क्रीप को, क्रीप को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को यूज कर लो।
क्लियर? तो यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करें। क्लियर? दूसरा आपका क्या हो सकता है? क्लियर? जो फिनिशिंग आपकी होती है ना उसको थोड़ा सा डिले करें चीजों को। क्लियर? तो आप बोल सकते हो डिलेइंग, डिलेइंग। अब डिलेइंग किसकी करना है? द एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस, द एप्लीकेशन ऑफ फिनिशेस। ठीक है? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो फिनिशेस। पार्टीशन वॉल आप खड़ी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत से पार्टीशन वॉल खड़ी कर दो, थोड़ा सा समय लो। ठीक है? प्रॉपर उसका सेट होने दो उसको। ठीक है? क्लियर? और क्रीप को आप कैसे रोक सकते हो? एडिंग रेनफोर्समेंट, आप रेनफोर्समेंट का एडिशन यहाँ पे दो। देखो ये एमसीक्यू में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है? इसलिए मैं ये सारे पॉइंट आपको लिखा रहा हूं कि भाई किन तरीकों से आप उसको प्रिवेंट करा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, आप पानी की जगह स्टीम क्यूरिंग करो। आप क्या करो? स्टीम क्यूरिंग आप करो। क्लियर? तो स्टीम क्यूरिंग कैसे करना है? अंडर प्रेशर, तब भी आप रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर? तो ये स्टीम क्यूरिंग आपका होता है ना, ये स्टीम क्यूरिंग आपका साथ साथ में याद रखना, जो ड्राइंग श्रिंकेज होता है और जो मॉइस्चर मूवमेंट होता है उसको भी रिड्यूस करता है। क्लियर? तो आप चाहो तो ऐसा एक पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे नोट में कि भाई स्टीम क्यूरिंग, स्टीम क्यूरिंग अंडर प्रेशर, अंडर pressure reduces drying shrinkage, reduces drying shrinkage and moisture movement, and moisture movement। तो ये मॉइस्चर मूवमेंट को भी रोकता है और साथ ही साथ ड्राइंग श्रिंकेज को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है? याद रखना, ये छोटा ही सा पॉइंट है, बहुत बड़ा नहीं है। दिक्कत ये है कि वो जो छोटे पॉइंट होते हैं ना वही हम भूल जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था और आपका जो क्रीप था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है? अब अपने को पढ़ना है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट। अगर इसमें कोई डाउट है अगर आपको, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर आप पूछ लेना। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। थैंक यू।